अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ते हैं बर्न इंजरीज़। बर्न इंजरीज़ जनरल सर्जरी का एक बहुत ही इजी, इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शार्ट टॉपिक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। बर्न बर्न बेसिकली क्या है? टिश्यू इंजरी है, मींस कोगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ईदर थर्मल और नॉन थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल होगी तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्लेम्स, कंटैक्ट विद हार्ड बॉडीज़, और नॉन थर्मल होगी तो फिर रेडिएशंस, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। तो काजेज़ भी बर्न के ये हैं कि अगर थर्मल काज होंगे तो वही फ्लेम्स वगैरह, स्कॉल्ड्स, और नॉन थर्मल काजेज़ होंगे तो फिर रेडिएशंस, इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न। तो 3 किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक लोकल, एक रीजनल, एक सिस्टेमिक। जो लोकल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल टिश्यू एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ डीप टिश्यू। अब जब सुपरफिशियल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एक जो स्किन का बैरियर है वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा फ्लूइड लॉस होगा एपिथेलियल सरफेस से, और ट्रैप होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर्स, जैसे बन जाते हैं। अगर किसी हार्ड बॉडी से आपका कभी कांटेक्ट हुआ तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे। बाकी नॉर्मल जो फ्लूइड लॉस होता है ना, 15 ml पर एम स्क्वायर पर बॉडी सरफेस पर आर, ये नॉर्मल है। ये इनसेंसिबल लॉस है, हमें फील ही नहीं होता। लेकिन बर्न में लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये 200 ml पर एम स्क्वायर पर बॉडी सरफेस पर आर हो जाता है। इसके अलावा बर्न में जो हमारी डीप डर्मिस है, एपिथेलियम, और डीप डर्मिस, एपिडर्मिस, ये कन्वर्ट हो जाती हैं, एक एशर फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब कोआगुलम में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है एशर। बाकी जो रीजनल इफ़ेक्ट्स हैं बर्न के, ये मतलब एक सर्कुलेशन पे है, एक रेस्पिरेशन पे। जो सर्कुलेशन पे है ना, अब बर्न में क्या होता है, एक तो सुपरफिशियल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, दूसरा डीप टिश्यू का में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। अब उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, और उनके रिलीज़ होने से वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वेसल के अंदर से फ्लूइड होता है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाता है, और उसकी वजह से होता है एडिमा, यानी कि स्वेलिंग। और जब एडिमा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, ग्रास प्रोमिनेंट हो जाए, तो उसकी वजह से वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ब्लड फ्लो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, लिम्फ की सर्कुलेशन इसकी वजह से कंप्रोमाइज़ हो जाती है, मतलब सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उस जो अफेक्टेड एरिया होता है ना बर्न का, उसमें लिम्फ की सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बाकी जो होते हैं ना सरकमफेरेंशियल बर्न, जो मतलब कंप्लीट वो बर्न होते हैं, एक तो उनकी थिकनेस भी डीप थिकनेस हो, और पूरे एरिया को जो ना, उस एरिया को प्रॉपर पूरा इन्वॉल्व करें, तो उनकी वजह से मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी होता है, जिसकी डिटेल हम ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बाकी जो रेस्पिरेशन है, इसमें जो हार्ट गैसेस होती हैं ना, उनकी वजह से फिज़िकल बर्न होता है नोज़ का, टंग का, और लेरिंक्स का। बाकी इसकी वजह से लेरिंक्स का जब बर्न हो तो हमारा एयरवे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और लेरेंजियल एडिमा हो जाता है। स्टीम की वजह से लोअर एयरवे बर्न होता है, और लोअर एयरवे जो हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, उसकी स्वेलिंग और स्लफिंग हो जाती है, और वो एपिथेलियम लास्ट हो जाती है। बाकी फायर के रिजल्ट में ना पॉइजनस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब ये ना, इसकी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एबिलिटी ऑक्सीजन से 280 टाइम्स ज़्यादा है, और ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी इम्पेयर होती है एक तो, और दूसरा इसकी जो कंसंट्रेशन है ना 10% या इससे ज़्यादा, ये हमारे लिए डेंजरस है। और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हमने विदिन 24 आवर प्योर ऑक्सीजन देनी होती है, और अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में 60% से ज़्यादा हो जाए तो इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। बाकी जो मिन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर वो इनहेल करें तो उनकी वजह से केमिकल न्यूमोनाइटिस हो जाता है। बाकी जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं ना सर्कुलेशन पे, ये हैं कि क्योंकि वो फ्लूइड लास्ट होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, उसकी वजह से फ्लूइड लास्ट होगा तो हाइपोवोलीमिक शॉक होगा। अगर हम हाइपोवोलीमिया को करेक्ट ना करें तो उसकी करेक्शन क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जीआईटी पे ये इफेक्ट होते हैं कि एक तो उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, उसका इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से जीआईटी की मोटेलिटी, जो उसका मेन फंक्शन है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब मोटेलिटी डिक्रीज़ होगी तो जो उसका प्रॉपर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जीआईटी इफेक्ट होगी। इसके अलावा जो बैक्टीरिया रेजिडेंट होते हैं जीआईटी में, उनकी ट्रांसलोकेशन हो जाएगी ब्लड में, सर्कुलेशन में, और उसकी वजह से वो सेप्सिस करेंगे। दूसरा, क्योंकि बर्न में हमारी एपिडर्मिस लास्ट हो जाती है ना, तो एक एपिडर्मिस बैरियर होता है, बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देती बॉडी के। एक हमारी
इम्यूनिटी का डिफेंस है। तो जब एपिडर्मिस लॉस हो जाएगी तो सेप्सिस हो जाएगी, और बाकी कर्लिंग अल्सर्स बनेंगे, क्योंकि वो जो मिकोज़ा होगा जीआईटी का उसकी अल्सरेशन हो जाएगी। बाकी मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बर्न में ना हीट इवापोरेट करती है। तो इसकी वजह से हीट क्योंकि इवापोरेट जितनी ज़्यादा करती है ना, उतना हमारा वो कैटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो 700 किलो कैलोरी तक एनर्जी लास्ट होती है, और वेट 0.5 केजी पर डे तक भी, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इतना भी लास्ट होता है। बाकी रीनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो इसमें जो हाइपोवोलेमिया है ना, उसकी वजह से, क्योंकि जीएफआर डिक्रीज़ हो जाएगा जब ब्लड ही कम जाएगा, और इसकी वजह से जीएफआर जब डिक्रीज़ होगा तो रीनल फंक्शन कंप्रोमाइज़ होगा। बाकी मायोग्लोबिन वो यूरिन में रिलीज़ होगा, मायोग्लोबिन यूरिया और हाइपोवोलेमिया की वजह से रीनल इफ़ेक्ट्स आते हैं। बाकी जो लेट इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो ये हैं कि स्कार फॉर्मेशन, कंट्रैक्चर ये होता है कि इन्वॉल्व्ड एरिया, चाहे वो स्किन हो, मसल हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, उसकी थिकनिंग, टाइटनिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है कंट्रैक्चर में। बाकी डिसेबिलिटी, अगर एक लिम्ब की सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो लिम्ब जो है ना उसका फंक्शन ही लास्ट हो जाए तो इंसान डिसेबल हो जाएगा। बाकी साइकोलॉजिकल ट्रामा, तो ये इसके जो हैं लेट इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा पास पेपर के हिसाब से बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। तो बर्न तीन तरह के, एक सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, एक डीप पार्शियल थिकनेस और एक फुल पार्शियल थिकनेस। अब पहले आते हैं एरिया लास्ट पे। जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ना, उनमें एक तो एपिडर्मिस लास्ट होती है। बाकी डर्मिस की होती हैं दो लेयर्स, एक जो अपर लेयर होती है वो पेपिलरी होती है, और जो डीप होती है वो होती है रेटिकुलर लेयर। तो जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स है ना, इनमें हमारी एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस जो है ना लास्ट हो जाती है। अगर डीप पार्शियल थिकनेस की बात करें तो एपिडर्मिस के साथ डर्मिस की अप टू रेटिकुलर लेयर डिस्ट्रक्शन होती है, और फुल थिकनेस में हमारी एपिडर्मिस और कंप्लीट डर्मिस, मतलब एंड ऑफ रेटिकुलर लेयर तक पूरी डिस्ट्रक्शन एरिया लास्ट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं? अब सुपरफिशियल में इरिथमा होगा, रेडनेस होगी, ब्लिस्टर्स बनेंगे, और जो अंडरलाइंग डर्मिस होगी ना वो पिंक और मॉइस्ट होगी। अब डीप पार्शियल थिकनेस में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डर्मिस जो है ना वो मॉइस्ट नहीं होगी। और फुल थिकनेस बर्न जो होगा ना उसमें ना हार्ड लेदरी फील होगा, वो बिल्कुल वो परमानेंट, जैसे वो एक कंट्रेक्चर बन जाता है। तो ब्लेंचिंग, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे ना अपनी थंब से, तो जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ना वो ब्लैंच हो जाते हैं। मतलब एक एरिया को आप प्रेस करो ना ऐसे ज़ोर से थंब से, तो उस वो ना अगर वाइट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसकी ब्लड सप्लाई ठीक थी, अब हमारे थंब से ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो वो वाइट हो रहा है। वो मतलब इंडिकेट करता है कि आपकी कैपिलरीज इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल होते हैं, हमारे कैपिलरीज तक ये इन्वॉल्व नहीं होते, तो हमारी जो ब्लेंचिंग होती है ना वो ठीक होती है, और इसमें ब्लेंचिंग नहीं होती ना डीप पार्शियल थिकनेस में ना फुल पार्शियल थिकनेस में। सेंसेशंस हमारी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, पिन प्रिक सेंसेशंस भी नॉर्मल होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो पेनफुल होते हैं ना वो भी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई इंटैक्ट होती है। अब जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है ना, इनमें हमारी सेंसेशन रिड्यूस हो जाती हैं। इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होता है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कि उसको मतलब ये नहीं पता चल पाता कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ क्या है, मतलब अ, इसके बाद जो फुल थिकनेस बर्न है ना, ये तो इनमें तो सेंसेशन हो ही ख़त्म हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली एनेस्थेटाइज्ड हो जाते हैं। बाकी जो हीलिंग है ना, ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स की हीलिंग होती है विद इन 2 वीक्स, और स्कार फॉर्मेशन नहीं होती, ये कंप्लीट हीलिंग होती है। और जो ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होते हैं ये 3 वीक्स और मोर टाइम लेते हैं, और इनमें ना हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है। बाकी जो फुल थिकनेस बर्न है ये तो सर्जरी के बगैर हील ही नहीं होते। अब ट्रीटमेंट में जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में ना हम एंटीबायोटिक कवर देते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन एक्सपोज होती है ना, वो उसका एक चांस होता है इन्फेक्शन वगैरह का, तो एंटीबायोटिक कवर दे देते हैं जब तक हीलिंग हो ना, तक इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अब डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में हम एंटीबायोटिक कवर भी देते हैं, साथ में वो जो हो ना एशर फॉर्मेशन हो, या जो मतलब इन्वॉल्व एरिया हो ना उसको पार्शियली एक्सरसाइज कर देते हैं, या स्किन स्प्लिट ग्राफ्टिंग करते हैं। बाकी जो फुल थिकनेस बर्न है ना, इनमें हम कंप्लीट स्किन ग्राफ्टिंग फ्लैप करते हैं, और एक टेक्निक है एशरोटमी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी सेवेरिटी ऑफ बर्न की प्रोग्नोसिस, मतलब कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं सेवेरिटी ऑफ बर्न के। तो जो सेवेरिटी ऑफ बर्न है ना, इसके जो प्रोग्नोसिस है ना वो डिपेंड करती है एक तो एज पे।
अब वो पेशेंट या वो अफेक्टेड पर्सन जिनकी एज 60 से ज़्यादा हो या 2 ईयर से कम हो, उनकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। बाकी टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, अगर 10% से कम है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 10% से जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता जाएगा तो वो भी प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाती है डेप्थ पे। और क्या कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ताकि एयर वे हमारा सेफ़ है या ऑब्स्ट्रक्ट है। और जो सरकमफ्रेंशियल बर्न होते हैं, एशर, अगर वो बन जाएँ तो मसल कंपार्टमेंट, वो भी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। बाकी इन्हेलेशनल इंजरी, ये चीज़ें स्वेटी को डिटरमाइन करती हैं। इसके बाद है बर्न सेंटर रेफरल क्राइटेरिया, ये भी पास पेपर में आया हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यह है कि किन पेशेंट्स को हम रेफ़र करेंगे बर्न सेंटर में। एक तो वो जिनमें इन्हेलेशनल इंजरी या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ये सस्पेक्टेड हो, मतलब रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ हो, या वो जिनको सर्जरी की ज़रूरत हो या फ्लूइड रिससिकेशन की ज़रूरत हो। बाकी हम देखेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है। इसकी बेस पे ना फर्दर हम दो चीज़ें देंगे, एक एज और एक कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। अगर 10-15% तक बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है और एज जो है ना वो मतलब 50 से अबव है, या 10 से 15 से कम है, तो भी हम भेजेंगे। अगर 20% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो फिर एज कोई भी हो, हमने उन्हें रेफ़र करना है। बाकी एक्सट्रीम ऑफ एज, वो तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया नहीं देखना, जितना भी हो एक्सट्रीम ऑफ एज में जितना कम भी हो हमने उन्हें रेफ़र करना है। बाकी ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट, सेंसिटिव पार्ट बॉडी का, उसकी तो मतलब इंजरी नहीं हो गई, जैसे फेस है, हैंड्स हैं, पेरिनियम है। बाकी ये देखें कि उसमें पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं थी, तो उनको भी रेफ़र करना है जिनमें पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक मेडिकल, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा अगर कोई हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो या कोई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न हो तो उनको भी रेफ़र करना है, क्योंकि वो डीप थिकनेस बर्न होते हैं और उनको भी मतलब उनकी ट्रीटमेंट वहीं बर्न सेंटर में होती है। इसके बाद प्री हॉस्पिटल केयर क्या है बर्न की, इसमें है सबसे पहले तो आपने जो रेस्क्यूअर है ना उसको सेफ करना है, सिक्योर करना है, उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। इसके बाद आपने ना बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। इसके लिए ना बुक में लिखा हुआ है ड्रॉप एंड रोल मेथड, लेकिन ये बेसिकली है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल मेथड। स्टॉप मतलब क्या है, जैसे ही अगर आप फ्लेम कैच करें, बर्निंग मतलब किसी भी कंटेक्ट हो किसी हार्ट बर्ड से, तो फ्लेम की सूरत में आपने भागना नहीं है, क्योंकि इससे ना एयर वे इंक्रीज होता है और फ्लेम्स जो होते हैं ना बढ़ जाते हैं, तो बर्निंग ज़्यादा होती है, तो आपने वहीं रुक जाना है। स्टॉप, स्टॉप के बाद है ड्रॉप, ड्रॉप टू द फ्लोर, आपने फर्श के ऊपर लेट जाना है प्रोन पोजीशन में। और इसके बाद क्या है, रोल, रोल ओवर करना है अपने आप को, क्योंकि जितना हम रोल ओवर करेंगे ना अपने आप को, तो बॉडी सरफेस एरिया जो है ना वो कम इन्वॉल्व होगा। तो इन तरीक़ों से एक बर्निंग प्रोसेस स्टॉप करना है। इसके अलावा ABCDE, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, इनकी डिटेल तो है इसके पीछे एक चैप्टर है ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, उसमें है पड़ी। ABCD को मेंटेन करना है। उसके बाद कूलिंग, आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कूलिंग करनी है, और कूलिंग 10 to 15 मिनट्स तक करनी होती है, ये फर्स्ट आवर में करनी होती है। और कूलिंग ना आपने करते हुए ना ये ख्याल करना है, कूलिंग मतलब फ़ायदा तो है, पेन तो रिड्यूस होता है कूलिंग प्रोसेस से, लेकिन ये ख्याल करना है कि हाइपोथर्मिया ना हो पेशेंट को, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया हो जाए ना वो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइपोथर्मिया को अवॉइड करना है, इतना कूल करना है कि वो मतलब लिमिट्स में हो, हाइपोथर्मिया ना हो। इसके अलावा ऑक्सीजन देनी है, और इसके अलावा एलिवेशन, जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको एलिवेट करना है। इवन कि अगर सिटिंग पेशेंट में सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बिठा देना आप, तो सिटिंग पोजीशन से भी उसका एयर वे काफ़ी इंप्रूव होता है और वो एक लाइफ सेविंग मेजर साबित हो सकती है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।